देर रात तमिलनाडु और पुडुचेरी तटों से टकराए चक्रवाती तूफान निवार। 120 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल नहीं टला खतरा। दिल्ली में कोरोना से मौतों का नहीं थम रहा आंकड़ा। बीते 24 घंटे में 99 मौतें। नवंबर में अब तक 2000 से ज्यादा की मौत। इंतजामों पर उठे सवाल। किसान कानून के विरोध में किसान संगठनों का दिल्ली मार्च आज। बॉर्डर पर कड़े सुरक्षा इंतजाम। दिल्ली में एंट्री की नहीं है इजाजत। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की कार पर फिर हुआ हमला। बाल बाल बचे घोष। टीएमसी पर लगाया हमले का आरोप। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अमित सिंह। शुरू करते हैं। जागिए, सुबह हो गई। साइक्लोन निवार का लैंडफॉल शुरू हो चुका है। इस दौरान पुडुचेरी में तेज हवाएं और बारिश से खासी तबाही देखने को मिली। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में निवार के लैंडफॉल के कारण तेज हवाएं चल रही हैं। पुडुचेरी में साइक्लोन के असर से भारी बारिश के बाद जबरदस्त जलजमाव देखने को मिल रहा है। निवार के चलते तमिलनाडु से 30,000 से अधिक लोगों को पहले ही निकाला गया है। वहीं पुडुचेरी से 7,000 लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए हैं। कृषि कानून के विरोध में देश भर से किसान आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए दिल्ली बॉर्डर को सील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी प्रदर्शनकारी को दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हरियाणा के किसान संगठन ने कुरुक्षेत्र में किसान संगठनों के मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। हरियाणा के किसान संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हैं। हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से लगती सीमाओं को सील कर दिया है। हरियाणा के अंबाला में भी किसान कूच को देखते हुए भारी सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं अंबाला में दिल्ली कूच कर रहे किसानों के लिए हाईवे पर लंगर का भी इंतजाम किया गया। पंजाब के लुधियाना से भी किसान संगठन दिल्ली को कूच कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो कृषि कानूनों को वापस ले जाने तक इसका विरोध करते रहेंगे। वहीं किसान कूच को देखते हुए दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने भारी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। किसान रैली के चलते आज सुबह से लेकर दोपहर 2 बजे तक दिल्ली और एनसीआर के बीच मेट्रो का परिचालन बंद रहेगा। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की गाड़ी पर बड़ा हमला हुआ है। दिलीप घोष ने हमले के पीछे टीएमसी का हाथ बताया। 15 दिन के भीतर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष पर यह दूसरा हमला है। दिलीप घोष के मुताबिक टीएमसी आखिरी प्रयास के रूप में पॉलिटिकल टेररिज्म की कोशिश कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी में हिम्मत हो तो मुझे अरेस्ट करें, मैं जेल से भी टीएमसी को जीत दिलाऊंगी। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी को झूठा बताया और कहा बीजेपी लोगों को 365 दिन मूर्ख बनाती है। इससे पहले ममता बनर्जी ने बांकुरा में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने किसान कानूनों को लेकर भी चर्चा की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल का पार्थिव शरीर बुधवार देर रात गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर पहुंच गया। आज उनके पैतृक गांव पीरावन में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत बीजेपी और कांग्रेस पार्टी की कई बड़ी हस्तियां अहमद पटेल के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाली हैं। मशीह धर्मगुरु कल्बे सादिक को लखनऊ में सुपुर्द खाक किया गया। उनकी अंतिम यात्रा में भारी जनसैलाब देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ विश्वविद्यालय के 100वें स्थापना दिवस पर वर्चुअल शामिल हुए। इस दौरान पीएम ने नई शिक्षा नीति को आत्मविश्वास बढ़ाने वाला बताया। पीएम के साथ ही सुरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस समारोह में वर्चुअली जुड़े थे।
दिल्ली में बुधवार को राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति की पहली बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल बीजेपी महासचिवों की बैठक बुलाई। बैठक में आगामी राज्यों के चुनावों की रणनीति पर चर्चा की गई। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह के बुलावे पर नवजोत सिंह सिद्धू लंच पर उनसे मुलाकात करने पहुंचे। माना जा रहा है कि जल्द ही पंजाब कैबिनेट में सिद्धू की वापसी हो सकती है। ईडी ने शिवसेना नेता प्रताप सरनाईक को पूछताछ के लिए समन किया। हालांकि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए ईडी से 1 हफ्ते की मोहलत मांगी है। कोरोना के संक्रमण के दोबारा बढ़ने के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस में किसी गतिविधि पर नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया। केवल एसओसी का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है। गाइडलाइंस के मुताबिक राज्य बिना इजाजत के लॉकडाउन नहीं लगाएंगे और नियमों का सख्ती से पालन कराएंगे। कोरोना संकट को देखते हुए लखनऊ में 1 दिसंबर तक धारा 144 लागू कर दी गई है। इस दौरान राजनीतिक कार्यक्रमों समेत अन्य सामूहिक गतिविधियों में 100 लोगों की ही लिमिट तय की गई है, जिसकी अनदेखी करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई गाइडलाइन को लेकर सुल्तानपुर के एसपी शिवहरी मीणा सड़क पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने जरूरतमंदों को मास्क बांटे और बिना मास्क लगाए लोगों को फटकार लगाई। महाराष्ट्र गुजरात बॉर्डर पर प्रशासन ने लोगों की कोरोना जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि अब महाराष्ट्र में कोरोना रिपोर्ट के बाद ही एंट्री की जा सकेगी। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर भारी भीड़ देखने को मिली और सोशल डिस्टेंसिंग नाराज नजर आई। पंजाब में कोरोना की दूसरी लहर के चलते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पूरे राज्य में रात्रि कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। पंजाब के सभी शहरों और कस्बों में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू 1 दिसंबर तक लागू होगा। इसके तहत सभी होटल, रेस्टोरेंट और वेडिंग वेन्यू रात 9 बजे से बंद रहेंगे। वहीं कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों से अब दुर्गा जुर्माना वसूला जाएगा। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 25 से 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 25 से 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने जा रही है। ओवैसी के मुताबिक वो डीएमके के संपर्क में, हालांकि डीएमके ने अब तक गठबंधन को लेकर कोई इशारा नहीं किया। ओवैसी ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि क्या हुसैन सागर झील के तट पर बनी पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और टीडीपी के संस्थापक एनटी रामाराव की समाधि हटाई जाएगी। तेलंगाना सीएम चंद्रशेखर राव ने आशंका जताई कि राज्य में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जब से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की संगत में आई है, तब से लव जिहाद पर उसका रुख नरम पड़ गया है। आज मुंबई आतंकी हमलों को 12 साल पूरे हो गए। आतंकियों के हमले में 166 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। मारे गए लोगों में 18 पुलिसकर्मियों ने भी अपनी शहादत की। लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने मुंबई में 3 दिन कोहराम मचाया था। 60 घंटों तक चले अभियान में 9 आतंकी मारे गए थे और अजमल आमिर कसाब नाम का आतंकी पकड़ा गया था। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसदीय समिति आईटी के चेयरमैन शशि थरूर को हटाने की मांग की है। उन्होंने इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 नवंबर को वाराणसी जा सकते हैं। कोरोना वायरस के बाद मोदी की वाराणसी में पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी इस दौरान सार्वजनिक बैठक करेंगे और कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। श्रीनगर के पूर्व मेयर जुनैद अजीम की फिर से श्रीनगर निगम के मेयर पद पर वापसी हो गई है। मेयर के लिए हुए चुनाव में उन्होंने शेख इमरान को भारी मतों से हरा दिया।
वहीं जुनैद अजीम, मट और शेख इमरान के समर्थक आपस में भिड़ गए। इमरान समर्थकों ने चुनावी प्रक्रिया में धांधली के आरोप लगाए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भारतीय जनता युवा मोर्चा और नेशनल कॉन्फ्रेंस समर्थकों में झड़प हो गई। फारूक अब्दुल्ला के घर के सामने दोनों ग्रुप आपस में उलझ गए। जयपुर में दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल को एआईसीसी दफ्तर में श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इलाज में बरती जा रही लापरवाही को लेकर एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाहर प्रदर्शन किया। शिरडी में शाही मंदिर खुलते ही करोड़ों का चढ़ावा चढ़ाया गया। 9 दिन में 3 करोड़ 10 लाख रुपए का नगद चढ़ावा चढ़ा है। हाथरस केस की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को होगी। बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि जांच पूरी गति से आगे बढ़ रही है। वहीं हाथरस बेड़दा के वकील सीमा कुशवाहा के मुताबिक सीबीआई ने कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट दिखाई है, लेकिन इसे अभी तक सबमिट नहीं किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा एक्ट को 6 महीने के लिए लागू कर दिया। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। यूपी के प्रयागराज में स्वराज भवन में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस संबंध में अनाथालय प्रबंधन समिति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी के गाजियाबाद में अब ड्रोन कैमरे से मास्क लगाने वालों की निगरानी की जाएगी। जनपद में 10 ड्रोन कैमरे लगाए जाएंगे। वहीं कानपुर में कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी का काम शुरू कर दिया गया है। यूपी के गाजीपुर में कोरोना जांच में लापरवाही देखने को मिली। यहां सरकारी मोबाइल जांच टीम पीपी किट के जांच करती नजर आई। यूपी की बस्ती में पीएम आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। फर्जीवाड़े में प्रशासनिक अधिकारी और प्रधान की मिलीभगत बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के उमरिया में जनजातीय गौरव सम्मान समारोह में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। इस दौरान शिवराज ने कहा कि आदिवासियों के साथ न्याय मेरा धर्म है। तमिलनाडु के सीएम पलानीसामी ने चेम्बरकम लेक का दौरा किया। लेक में हाल ही में पानी छोड़ा गया है। यूपी के नोएडा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बार फिर अपने पीक पर है। दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर तक पहुंच गई है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बुधवार को ताजा बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद यहां तापमान में खासी गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के औली में भी जबरदस्त बर्फबारी जारी है। यहां पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेते दिखाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। यहां पीर पंजाल पहाड़ियों पर बर्फबारी हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश से जबरदस्त शीतलहर चल रही है। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जबरदस्त बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद यहां भी ठंड काफी बढ़ गई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में बर्फबारी जारी रहेगी। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 44,376 मरीज सामने आए हैं। देश में 24 घंटे में 481 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,34,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 92,22,217 केस सामने आए हैं, जबकि 4,44,746 एक्टिव केसेस हैं। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 5,361 नए मामले सामने आए और 99 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 5,45,787 हो गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,159 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 65 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,95,000 के पार चली गई है। यहां कुल 46,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। बीजेपी सांसद देवी सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। देवी सिंह चौहान ने बुधवार को केवड़िया में हुई एक बैठक में हिस्सा लिया था। इस मीटिंग में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद थे। महान फुटबॉलर डिएगो मैराडोना का 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया। 2 हफ्ते पहले ही उन्हें अस्पताल में छुट्टी मिली थी, तब उन्हें ब्रेन सर्जरी के लिए भर्ती कराया गया था।
टीम इंडिया कोरोना के बीच 27 नवंबर से अपनी पहली वनडे सीरीज खेलेगी। पूरा दौरा बायोसिक्योर रहेगा। यूवेंटस, बार्सिलोना, चेल्सी और सेविया यूएफए चैंपियन लीग के नॉकआउट स्टेज में पहुंच गए हैं। इंग्लिश क्लब चेल्सी पिछले 10 मैच से एक भी मैच नहीं हारी। टोक्यो के गवर्नर यूरोको कोइको ने कहा कि अगले साल ओलंपिक टोक्यो में ही होंगे, इसके लिए वो तैयार है। आज 10 ट्रेड यूनियन की तरफ से राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है, जिसमें ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन भी शामिल होगा। इस बंद में 25 करोड़ श्रमिकों के शामिल होने की संभावना है। लक्ष्मी विलास बैंक का शुक्रवार को सिंगापुर की डीबीएस बैंक की भारतीय इकाई में विलय हो जाएगा। मोदी कैबिनेट ने दोनों बैंकों के मर्जर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। देश के प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक को एक बड़ी सफलता मिली। दरअसल एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैपिटल 8 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। गूगल इंडिया ने स्पष्ट किया है कि इंस्टेंट मनी ट्रांसफर पर शुल्क लगाने की घोषणा सिर्फ अमेरिकी बाजार के लिए है और भारत में इस ऐप पर इसका कोई असर नहीं होगा। ट्राई ने ग्राहकों को ठगने वाले फर्जी मैसेज पर रोक न लगा पाने के लिए बीएसएनएल, रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया समेत कंपनियों पर कुल 35 करोड़ का जुर्माना लगाया है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने तमिलनाडु के समुद्री इलाके में एक नाव से नशे की बड़ी खेप पकड़ी है। पाकिस्तान से आ रहे श्रीलंका की इस नाव में 100 किलो हेरोइन और सिंथेटिक ड्रग्स के 20 पैकेट मिले। रूस ने अमेरिकी नौसेना को चेतावनी दी है कि अगर वो उसके समुद्री इलाके में घुसपैठ की कोशिश बंद नहीं करेगा तो वो कार्रवाई करते हुए अमेरिकी जहाज को तबाह कर देगा। यूएई की सरकार ने पाकिस्तान समेत 13 देशों के नागरिकों की यूएई यात्रा पर रोक लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया ने अल्जीरिया के एक मुस्लिम मौलाना की नागरिकता छीन ली है। मौलाना को मेलबर्न के एक फुटबॉल मैच के दौरान बम लगाने की कोशिश करने वाले आतंकी सेल का नेतृत्व करने का दोषी पाया गया है। न्यूजीलैंड में भारतीय मूल के सांसद डॉक्टर गौरव शर्मा ने संस्कृत में शपथ लेकर इतिहास रचा। वो दुनिया के दूसरे ऐसे नेता हैं जिन्होंने विदेशी धरती पर संस्कृत में शपथ ली थी। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 6 करोड़ 5 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 14 लाख 23 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया के सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित ऑस्कर अवार्ड के लिए 93वें संस्करण के लिए मलयाली फिल्म जल्लीकट्टू को भारत की ओर से नॉमिनेट किया गया। ആദ്യം തന്നെ ഒരു മൊത്തം കുരിശുണ്ടാക്കി മലയുടെ മേളിലങ്ങ് നാട്ടി എന്നിട്ട് സകല ആണിനെയും പെണ്ണിനെയും വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് ഒത്തും